हेलो मेरे प्यारे टॉपर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है। जैसा कि आपको पता है भाई, इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी किसी बॉडी की वो ताकत होती है जो रोगों से लड़ सके, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। अब इम्यूनिटी जो है वो कई तरह की थी, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी वाली क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। इनके बारे में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि एक्टिव का मतलब क्या है। भाई कोई चीज काम कर रही है, पैसिव का मतलब बिना काम के कुछ हो रहा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। कोई चीज काम कर रही है यानी कि इसमें बॉडी इन्वॉल्व है, बॉडी एक्टिव है। एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी अपनी ताकत, रोगों से लड़ने की ताकत बनाने में खुद एक्टिव है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। और बॉडी रोगों से लड़ने की ताकत बनाने में खुद इन्वॉल्व नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। ये हमारी इम्यूनिटी रहेगी। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा मजेदार चीज, यानी कि बिल्कुल टेक्निक शब्द में पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी ये क्या है। देखो, इट डेवलप्स ड्यू टू इंजेक्शन या फिर इट डेवलप्स ड्यू टू introduction of pathogens and या फिर और कर दे, कोई भी हो सकता है, और एंटीजेंस by which या in response of pathogens or antigens in response of pathogens and or antigens body produce antibodies to encounter pathogens। ठीक, to encounter pathogens। To encounter pathogens और एंटीजेंस। यहां सीधी बात हमने क्या देखी है कि जब बॉडी में पैथोजेंस और एंटीजन इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, तब बॉडी पैथोजन और एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, इनको मारने की फौज बनाती है। एंटीबॉडी एक आर्मी है स्पेशल प्रोटीन्स की, जो हमारी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो हमारी जो बॉडी है पैथोजेंस और एंटीजेंस को एनकाउंटर करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। तो बॉडी इन्वॉल्व हुई कि नहीं, बताइए। इसलिए इसे हमने क्या नाम किया, एक्टिव इम्यूनिटी। और दूसरी वाली क्या हमारी, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं, इसमें बॉडी एक्टिव ही नहीं होती है, रेडीमेड एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस की जाती हैं हमारी बॉडी। इट
develops due to injection of ready-made antibodies in body. अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे थे ह्यूमन बॉडी ले लेंगे और किसी एनिमल की बात कर रहे थे तो उसकी बॉडी ले लेंगे। यानी कि पैसिव इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज, पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडीज ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कराई जाती हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। ये हमारी पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगी। बिल्कुल बात समझ में आई कि नहीं। और एक्टिव इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडीज बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें हमारी बॉडी एक्टिव होती है, एंटीबॉडीज खुद बनाती है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बॉडी खुद नहीं बनाती बल्कि बनी हुई एंटीबॉडीज को रिसीव करती है। तो एक तो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी की ये कहानी थी। दूसरी वाली जो कहानी होती है वो ये है कि ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये साइड इफेक्ट नहीं करती है। जनरली ये साइड इफेक्ट नहीं करती है। अगर साइड इफेक्ट कभी किया तो बहुत ही कम, कभी कभी साइड इफेक्ट कर सकते। तो एक्टिव इम्यूनिटी इट हैज नो साइड इफेक्ट और वेरी फ्यू बहुत कम साइड इफेक्ट होगा, या तो बहुत कम होगा या फिर इनका साइड इफेक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी जो है वो कैसी इम्यूनिटी है, ये साइड इफेक्ट कर सकती है, ज्यादातर नहीं करती है लेकिन कम करती है। इनमें तो बहुत ही कम होगा, इनमें नॉर्मली कम होगा, बहुत कम नहीं कम, और इनमें बहुत कम साइड इफेक्ट होगा। तो पैसिव इम्यूनिटी जो है इट में कॉज, ये रिएक्शन कोई कर सकती है। पता चला किसी और के लिए दिया, वहां पर किसी और के लिए रिएक्शन कर दिया, तो इसमें रिएक्शन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इनमें रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। किसमें, एक्टिव इम्यूनिटी में। अब तीसरा वाला जो पॉइंट आता है वो क्या है, जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी ये बहुत स्लो होती है। इट इज स्लो, बहुत धीरे धीरे इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी पावर बहुत धीरे धीरे होती है, क्यों, बॉडी के द्वारा एक्टिव की जा रही है, बॉडी के द्वारा डेवलप की जा रही है, तो धीरे धीरे होगी, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ये बनी रहती है। एंड रिमेन लॉन्ग टाइम या वर्क लॉन्ग टाइम कह सकते हैं। अब इसकी कहानी जो होती है ये बहुत फास्ट होती है। एक स्लो एंड वर्क्स फ्यू डेज, कुछ दिन तक ही ये वर्क करती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है। कौन सी, पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी ये बहुत स्लो होती है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम करती है, काम करती रहती है ज्यादा लंबे समय तक, लेकिन धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। जो बच्चे बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, स्लो में पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ते हैं, वो वास्तव में टॉपर बनते हैं।
और जो सोचते हैं ना, अरे 2 दिन में तो यूं कंप्लीट और यूं कंप्लीट कर देंगे, पता चला 2 दिन बाद उनकी हवा निकल जाती है, फुस हो जाते हैं। तो हमें धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, मस्ती के साथ पढ़ना चाहिए। देखिए एक याद रखना, थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, कोई भी दिन छूट नहीं जाए। 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। ऐसा नहीं पढ़ तो 10-12 घंटे रहे और 2 दिन पढ़ने के बाद ओम नमः शिवाय हो गया, ऐसा नहीं। अच्छा, ये वाला इस तरह एक्टिव इम्यूनिटी का अपना सिस्टम रखो, पैसिव इम्यूनिटी का अपना सिस्टम मत रखो, तो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, हमारा फोर्थ वाला जो टॉपिक आता है वो कौन सा है, इसके एग्जाम्पल वैक्सीनेशन फॉर पोलियो। पोलियो के लिए वैक्सीनेशन बनाते हैं वैक्सीन, तो उसमें हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है, यानी कि हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जिससे वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है। पोलियो का वायरस कभी भी आ जाए, ठुम ठुम तुरंत फाइटिंग हो जाती है। तो इसका एग्जांपल है एक्टिव इम्यूनिटी का वैक्सीनेशन फॉर पोलियो। दूसरा वाला जो पैसिव इम्यूनिटी है, इसका जो एग्जांपल जो होगा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटनेस एंटीटॉक्सिन्स। एंटीटॉक्सिन का जो टिटनेस एंटीटॉक्सिन है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, पैसिव इम्यूनिटी के द्वारा किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ये होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटनेस एंटीटॉक्सिन। तो देखिए हमने क्या देखा, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज को, पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी रिसीव करती है। एक्टिव इम्यूनिटी में बहुत कम साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं होते। पैसिव इम्यूनिटी में रिएक्शंस कर सकती है, ये साइड इफेक्ट कर सकती है। एक्टिव इम्यूनिटी बहुत स्लो काम करती है, बहुत स्लो डेवलप होती है, बहुत लंबे समय तक काम करती है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी इट इज फास्ट, या थोड़ा गड़बड़ लिखे हो, इट इज फास्ट, ये बहुत फास्ट काम करती है। इट इज फास्ट, माफ करें थोड़ा इसके लिए, इट इज फास्ट, ये बहुत फास्ट काम करती है। वर्क्स फ्यू डेज, कुछ दिन तक ये वर्क करती है। अब दूसरी वाली बात आती है कि इसके एग्जाम्पल क्या है, वैक्सीनेशन फॉर पोलियो, ये इसका एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटनेस एंटीटॉक्सिन्स, ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा पैसिव इम्यूनिटी का। तो ये हमने देखा भाई। अब आगे जो टॉपिक आता है वो हमारा वैक्सीनेशन का टॉपिक है। वैक्सीनेशन क्या है, उसका टॉपिक हमारा आगे आएगा। अब उसको हम देखेंगे। ये देखिए वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन और उसके बाद हम देखेंगे इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में हम देखेंगे। देखिए वैक्सीनेशन क्या होती है, वैक्सीन इंट्रोड्यूस करना। वैक्सीन का मतलब टीका लगाना, टीका लगाने को वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये जो वैक्सीन डेड ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, पैथोजेंस स्पेशली डेड हो सकते हैं, इनएक्टिव हो सकते हैं, वीकन्ड हो सकते हैं, या कोई और स्पेशल प्रोटीन्स हो सकती हैं जो एंटीजेंस की तरह काम करती हैं। तो उनको बॉडी में इंट्रोडक्शन करने को हम
क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन कहेंगे। ठीक, देखिए द प्रोसेस बाय विच introduction of weakened, inactive, और यहां पर डेड के फॉर्म में कर सकते हैं भाई, इनएक्टिव होगा तो डेड ही तो होगा, इनएक्टिव एंड सम स्पेशल प्रोटीन्स, वो स्पेशल प्रोटीन्स कौन से आएंगे? वैक्सीन। The process by which introduction of weakened, inactive, dead and some special proteins in body में तो इंट्रोडक्शन कर रहा है इनका। This process is called vaccination। एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा इंट्रोडक्शन की जाता है बॉडी में इनको भेजा जाता है। किनको भेजा जाता है? कमजोर, अक्रिय या मृत और एंटीजेंस को जिस प्रोसेस के द्वारा बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बॉडी में भेजा जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन कहेंगे। उसको हम वैक्सीनेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताओ। अब बात आ जाती है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है? ये देखिए, इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है। किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, किसके विपरीत इम्यूनिटी डेवलप करेगी? वैक्सीन के, पैथोजेंस के। यहां पर थोड़ा सा मलाई मार के लिख लेना, पैथोजेंस। भाई पैथोजेंस ही तो होंगे डेड और जो डिसीज कॉज करते होंगे, पैथोजेंस लिख लेना यहां। तो जब पैथोजेंस वगैरह आ जाते हैं, एंटीजेंस वगैरह आ जाती हैं, वैक्सीन्स वगैरह आ जाती हैं, तो इनके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती है, इनसे लड़ने की ताकत प्रोड्यूस कर लेती है, इनसे लड़ने की ताकत डेवलप कर लेती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्यूनाइजेशन कहेंगे। क्या हुआ? इम्यूनाइजेशन हो गया, हमारे अंदर रोगों से लड़ने की ताकत डेवलप हो गई है। ठीक, द प्रोसेस बॉडी produces antibodies the process by which body produce antibodies against किसके अगेंस्ट? पैथोजेंस और एंड वैक्सीन्स। वैक्सीन्स और पैथोजेंस के अगेंस्ट जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इम्यूनाइजेशन कहेंगे। ऐसी प्रोसेस जिसमें बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है पैथोजेंस और वैक्सीन के खिलाफ, इसको हम क्या कहेंगे? इम्यूनाइजेशन कहेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इम्यूनाइजेशन कहेंगे। ठीक है,
ये बात इम्यूनाइजेशन हो गई। अब एक टर्म और आता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है देख लेते हैं भाई। पैसिव इम्यूनाइजेशन देखिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा इशारे से हम समझेंगे। कहते हैं बचपन में जब कोई खेल वगैरह खेलते हैं तो इस खेल में हमें चीटिंग करनी होती है तो उसमें इशारे करते हैं अपने पार्टनर की तरफ। जैसे पत्ते खेलते हैं तो उसके भी अलग अलग इशारे होते हैं। तो इशारे में ही आप समझ जाइए। पैसिव इम्यूनाइजेशन हमने पढ़ाया था। पैसिव कुछ हिंट देखो, पैसिव इम्यूनिटी में हमने कुछ बताया था आपको। पैसिव का मतलब जिसमें हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती है, एंटीबॉडीज रेडीमेड लेती है हमारी बॉडी, वही तो पैसिव इम्यूनिटी थी। तो पैसिव आ गया तो भैया इसका मतलब काम नहीं करना पड़ेगा। आलसी नंबर 1, निकम्मे नंबर 1 ये होते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन वाले। मतलब इनकी बॉडी को काम नहीं करना, लेनी एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडीज लेनी है, तो इसको हम क्या कहेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब क्यों लेते हैं ये भाई डेड एंड वीकेंड यहाँ पे क्यों नहीं छूट रहे? इसका एक कारण है। जैसे किसी को सांप खा गया, सांप ने किसी को काट लिया, तो सांप का जो वेनम है, जहर है, उसकी बॉडी में फैलेगा। अब वो एंटीजेंस के फॉर्म में उसकी बॉडी में उसका जहर जा रहा है। अब उससे लड़ने के लिए तुरंत रेडीमेड वो एंटीजेंस के फॉर्म में जा रहा है ना उसका वेनम, उसका जहर हमारी बॉडी में। तो उससे लड़ने के लिए हमें एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ेगी, रेडीमेड एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ेगी। तुरंत एंटीबॉडीज ले लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। हमारी एंटीबॉडी जो सांप के जहर में जो एंटीजेंस थी उनको खत्म कर देती हैं और हमें कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम इसके चक्कर में रह आए कि भाई हमारी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप करेगी, जब हम वो एंटीबॉडीज फिर उस सांप के जहर में प्रेजेंट एंटीजन को मारेंगे, उससे पहले तो हम खुद ही ऊपर चले जाएंगे, खुद ही मर जाएंगे, है ना। तो अब ये बड़ा लफड़ा हो गया। तो इसीलिए पैसिव इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी है कुछ केस में। तो यहां पे लिख सकते हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज introduced ready-made antibodies introduced in body by which body has to ability to fight infection. Body fight infection या body fight with pathogens, body fight with antigens, यहाँ पे कह सकते हैं pathogens और antigens. अब एग्जाम्पल इन केस ऑफ स्नेक बाइट लिखते हैं इन केस ऑफ स्नेक बाइट पहले चक्कर चलता था ना कि सांप खाया किसी को, झाड़ फूंक वाला मामला चल रहा है, नीम की जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर ऐसे मारी जा रही हैं, वो सब अब बीते जमाने की बात होती जा रही है धीरे धीरे। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन हम उसको देते हैं जिससे उसकी बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं, जिससे कि उसकी बॉडी
में ताकत आ जाती है इन्फेक्शन से लड़ने की, पैथोजन से लड़ने की और एंटीजन से लड़ने की, उनका काउंटर कर देती है। अब सांप भी खा जाए कोई बात नहीं, तुरंत लगाओ रेडीमेड एंटीबॉडीज और भाई 2 बार खा ले सांप, उससे कह दो और 2 बार खा ले, हमारा क्या है 2 बार फिर लगा देंगे क्यों? तो रेडीमेड एंटीबॉडीज जब इंट्रोड्यूस कर दी जाती है जिसके द्वारा इम्यूनिटी पावर डेवलप की जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पैसिव इम्यूनाइजेशन। और नॉर्मल इम्यूनाइजेशन जो होता है इसमें एंटीबॉडीज हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के तौर पर था। और वैक्सीनेशन किसे कहते हैं? जब पैथोजेंस, डेड, वीकेंड और इनएक्टिव पैथोजेंस और एंटीजेंस हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन कहेंगे, है ना? तो ये हमारे देखा, बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी help to produce many vaccines रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कई वैक्सीन हमने बना ली हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट से हमने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को प्रोड्यूस करा दिया है। ठीक, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कई तरह की वैक्सीन बनाने में हमें हेल्प कर रही है। अब हम देखते हैं एलर्जी के बारे में कि एलर्जी क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी जगह जाते हैं, डस्ट वगैरह में चले जाते हैं, तो छींक छींक सी आने लगती है, नोज रनिंग होने लगती है हमारी, और तो कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे होंगे आप। किसी ज्यादा धूप में चले गए तो जलन होने लगती है। तो ये सब चीजें एलर्जी के फॉर्म में आती हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स करने लगता है किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अगेंस्ट, तो उस रेस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज एलर्जी? द एक्सक्रीशन और हाइपर सेंसिटिव एक्सक्रीटिव और हाइपर एक्सक्रीटिव का मतलब अतिरंजित, बहुत जरूरत नहीं है लेकिन उससे बहुत ज्यादा। हाइपर सेंसिटिव बहुत रेस्पॉन्स, produced by immune system against some environmental
factors. This phenomenon is called एलर्जी। इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे? एलर्जी कहते हैं। अब ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? एलर्जेंस कहेंगे। ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एलर्जी के लिए जिम्मेदार है, तो उनको हम क्या कहेंगे? एलर्जेंस कहेंगे। ठीक, तो कह सकते हैं दोज substances or antigens which cause allergy called allergens। ऐसे सब्सटेंस और एंटीजेंस जो एलर्जी कराते हैं उनको हम क्या कहेंगे? एलर्जेंस। जैसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, कुछ तो पॉलन ग्रेन्स हवा के थ्रू अगर आ जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में तक कठिनाई हो सकती है, अस्थमा तक क्रिएट कर देते हैं बीमारी जो है। जैसे पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स हो गया। और क्या है? डंग, गोबर वगैरह भी थोड़ा बहुत उड़ता रहता है हवा में, तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। डस्ट, डस्ट से भी किन्हीं को एलर्जी होने लगती है। फेदर्स, फेदर्स बहुत छोटे छोटे फेदर से जब उड़ते हैं तो किसी को फेदर से भी एलर्जी देखने को मिलती है। एनिमल डेंडर, एनिमल्स की भूसी सी जो होती है स्किन से उतरती रहती है, वो भी अगर हवा में मिलकर नोज के थ्रू आ जाता है तो एलर्जी क्रिएट करती है। एनिमल डेंडर। ड्रग्स, कुछ दवाएं भी एलर्जी कॉज करती हैं। एज पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वगैरह दवाएं भी एलर्जी कॉज करती हैं। तो इन सबको क्या कहेंगे? एलर्जेंस कहेंगे। ऐसे सब्सटेंस और एंटीजेंस जो एलर्जी क्रिएट कराते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? एलर्जेंस कहेंगे। अब जो बात आती है वो आती है कि एलर्जेंस के टाइम हमारा सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, वो कौन सी एंटीबॉडीज बनाएगा? आईजीई। आईजी एंटीबॉडीज वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। कौन? हमारा इम्यून सिस्टम। आईजीई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय produced in response of allergens। एलर्जेंस के रेस्पॉन्स में आईजीई एंटीबॉडी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो तुरंत फौज तैयार करो और एनकाउंटर करो उसका। तो कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जा रही है? आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जा रही है। अब आगे जो बात करते हैं वो करते हैं कि कौन करता है एलर्जी कॉज।
हिस्टामाइन ये कुछ केमिकल्स होते हैं। हिस्टामाइंस एंड सेरोटोनिन्स आर सम केमिकल्स, ये कुछ केमिकल्स होते हैं और भी कुछ और केमिकल्स होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल्स। मास्ट सेल होती हैं हमारे, एक स्पेशल तरह की सेल होती है जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो हिस्टामाइंस और सेरोटोनिन केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं और विच कॉज एलर्जी, और यही क्या करते हैं, एलर्जी क्रिएट करते हैं। यही एलर्जी क्रिएट करेंगे, ये केमिकल्स के द्वारा क्रिएट करेंगे। और एलर्जी के क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण है भैया एलर्जी के? एलर्जी के सिम्टम्स देखिए, स्नीजिंग, छींक आने लगती है, रनिंग, नोज, नाक बहने लगती है, वाटरी आइज, आंखों से पानी आने लगता है, प्रॉब्लम ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। कुछ तो ददुरा से चकत्ते से भी बॉडी पर बन जाते हैं, तो वो भी एलर्जी के फॉर्म में आते हैं। तो ऐसे कई सिम्टम्स हैं एलर्जी के जो दिखने लगते हैं। और ये सिम्टम्स किससे दिख रहे हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं मास्ट सेल से, उनका नाम है हिस्टामाइंस और सेरोटोनिन केमिकल्स, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब जब ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो दवाई भी लेना जरूरी है। क्या क्या ड्रग्स यूज होंगे, यूजफुल ड्रग्स किसमें, एलर्जी, एंटी हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन ड्रग है, एंटी हिस्टामाइन है, और स्टेरॉइड्स, steroids which quickly reduce, quickly act कर लो, act in allergy, जो एलर्जी में बहुत फास्ट काम करते हैं। ये क्या काम करेंगे भैया, हिस्टामाइन सेरोटोनिन वगैरह है तो इनके असर को ये खत्म करने लगेगी। जब इनका असर खत्म होने लगेगा तो हमारे एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे वो बहुत जल्दी ठीक होते हैं, 10-15 मिनट में नॉर्मल ठीक होने लगते हैं। तो क्विक एक्शन करते हैं वो ये ड्रग्स हैं, एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स ड्रग्स, ये एलर्जी में बहुत यूजफुल होती है। तो ये हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर चैनल को अगर चाहें तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर दें। आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल है टॉपर्स ट्यूब। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।